बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। उसके पीछे क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर ये दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है और इसमें क्या तफसीलात आई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस हवाले से जो तहरीरी ऑर्डर है वो जारी कर दिया है। 12 सफ़ात का ये तहरीरी ऑर्डर है। इसमें क्या लिखा हुआ है और कौन सी चीज़ प्रोसिक्यूशन को फेवर कर रही है और कौन सी इमरान खान को फेवर कर सकती है। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से मुतल्लिक एक ऑब्जर्वेशन दी थी, उस ऑब्जर्वेशन का कैसे एक केस जो है वो मुतासर हो रहा है। उस ऑब्जर्वेशन की वजह से उमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि जो आला अदलिया है वो ट्रायल कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मैटर्स में कभी भी कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं देती कि वो केस उस केस में किसी भी फरीक का हक जो है वो मुतासर हो सकता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में एक ऑब्जर्वेशन दी। उस ऑब्जर्वेशन को नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी इस्तेमाल किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको अपने इस जो ऑर्डर है इसका हिस्सा बनाया है और यकीनी तौर पर जो नैब है वो अब ट्रायल कोर्ट में भी इसी ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करेगी। और ट्रायल कोर्ट के सामने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई ऑब्जर्वेशन आती है तो उसके असरात होते हैं। अब आते हैं कि आज की जो ये 12 सफ़ात का जो ऑर्डर है इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें शुरू में अदालत ने लिखा है कि जो एसेट रिकवरी यूनिट है ARU उसने जो NCA नेशनल जो क्राइम एजेंसी है UK की, उसके साथ एक कॉन्फिडेंशियल डीड जो है वो साइन की, ये की 6 नवंबर 2019 को। और उस कॉन्फिडेंशियल डीड की मंजूरी बाद में ली गई 3 दिसंबर 2019 को। तो ये भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि नैब की जानिब से जो एक जो है वो इसमें मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के तनाजुर में एक नुक्ता जो उठाया गया है कि एक काम पहले कर लिया गया 6 नवंबर 2019 को और उसकी मंजूरी 3 दिसंबर 2019 को ली गई। और 3 दिसंबर 2019 को ली जाने वाली जो मंजूरी है उसमें फेडरल कैबिनेट के सामने ये नोट रखा गया कि ये जो डीड है ये अभी इस पे साइन होने हैं। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन है जो नैब ने सामने रखी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। इसमें अदालत तफसीलात जो है वो शुरू में दे रही है कि जो लीगल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था जो मलक रियाज और NCA के साथ था, ये 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक, उस पर जो कॉन्फिडेंशियल डीड हुकूमत पाकिस्तान और जो बरतानवी हुकूमत है उसके दरमियान उस पर जो दस्तखत हुए उसकी तफसीलात अदालत ने बताई हैं कि ये 6 नवंबर को ये इस पर दस्तखत हुए थे रिकॉर्ड के मुताबिक। उसके बाद अदालत ने यह भी लिखा है कि नैब ये एलेज कर रहा है कि ये जो है वो एक रिश्वत के तौर पर रकम जो इमरान खान ने ली, जो 458 कनाल लैंड सुहावा में, जिसपे जो यहाँ पे नैब लिखता है कि ये जुल्फी बुखारी जो है वो उनके नाम पे ये नाम जो है वो ट्रांसफर हुई ये लैंड, और उसके बाद उस पर ट्रस्ट जो है वो बना, ये अलकादर ट्रस्ट, और ये लैंड जो है वो बैरिया टाउन की जानिब से दी गई। 458 कनाल ये जमीन है और उस पर यह बताया जाता है कि फिर जो है वो पहले 4 इसमें ट्रस्टी थे, फिर उसके बाद इमरान खान इसमें चेयरमैन बने, बुशरा बीबी जो है वो इसमें जो है वो ट्रस्टी जो है वो बनी, और ये लैंड जो है वो ट्रस्ट के नाम है। 458 कनाल ये सुहावा में जो लैंड है। उसके बाद पैराग्राफ 3 में ये लिखते हैं कि जो आर्गूमेंट्स हैं, जो इमरान खान के वकला के आर्गूमेंट्स हैं, उनमें चीदा पॉइंट्स हैं, 2-3 नुकात हैं। वो एक तो उन्होंने कहा कि जो रकम मलक रियाज ने वहां से भेजनी थी, ये कॉन्फिडेंशियल डीड है वो हुकूमत पाकिस्तान ARU और NCA के दरमियान, तो उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को भेजने का रिकॉर्ड नहीं है कि रिकॉर्ड, तो ये कहते हैं कि अहम जो इसमें सबूत है वो मिसिंग है। और इसके अलावा
वो ये कहते हैं कि जहां पे नैब ये क्लेम लेके आया कि 29 नवंबर को कुछ रकम जो है वो ट्रांसफर हो गई, मतलब 3 दिसंबर मंजूरी से पहले 29 नवंबर को रकम ट्रांसफर हो गई। तो इस हवाले से इमरान खान के वकील इसको अपने लिए ये कहते हैं कि रकम पहले भेजे जाने से ये जाहिर होता है कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट था उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, मतलब वो जो डीड है, कॉन्फिडेंशियल डीड जिस पे 3 दिसंबर को दस्तखत हुए, उससे 4 रोज कबल ये जो रकम है वो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर जो है वो हो गई थी। उसके बाद ये बताया गया कि उस वहां पे जो ट्रस्ट है अलकादर ट्रस्ट, उसमें तकरीबन 100+ जो वहां पे इस वक्त स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और मोहम्मद जायद जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उनके जो बयान हुआ है ट्रायल कोर्ट के सामने, उसका हवाला भी दिया गया है कि जिसका सहारा लिया है इमरान खान के वकील ने, अदालत ने रिप्रोड्यूस भी कर दिया है कि कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने नहीं लिया, कि ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से, और ना ही कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कभी हुई जो है वो, और ना ही जगह जो है वो किसी और के नाम गई या फाइनेंशियली कोई जो है वो गेन लिया गया है। ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के इस बयान का सहारा लिया है इमरान खान के वकील ने। और उसके बाद ये कहते हैं कि अगर ये ट्रस्ट जो है वो डिसॉल्व भी हो जाए तो फिर भी ये जमीन कोई इंडिविजुअल अपने नाम पे नहीं लगा सकता, बल्कि ये ट्रस्ट के नाम पे ही ट्रांसफर होगी, किसी और के नाम पे ये जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। और ये भी कहा कि जो प्रॉपर्टी फंड्स हैं या जो इनके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वहां पे इमरान खान के दस्तखत नहीं है, ये इन्होंने अदालत ने इसको रिप्रोड्यूस किया है। उसके बाद नैब ने केस जो बनाया है इमरान खान के खिलाफ, वो कहते हैं कि 2 एलिमेंट्स हैं इसमें। एक एलिमेंट जो बना रहे हैं कि जो फेडरल कैबिनेट ने इसकी जो मंजूरी दी वो इलीगल तरीके से दी, गैर कानूनी तरीके से, और उसमें जो फंड्स ट्रांसफर की जो कॉन्फिडेंशियल डीड है ARU और NCA के दरमियान जो हुई वो गैर कानूनी हुई। ये नैब का केस है एक। और दूसरा वो कह रहे हैं कि इसके बदले रिश्वत के तौर पर वो जो जमीन है वो इमरान खान को जो है वो उनको किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली उनको फायदा हुआ है इसका। उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो शहजाद अकबर का जो नोट है जो उन्होंने फेडरल कैबिनेट के इजलास के हवाले से या उसमें लिखा था, उसमें सारी तफसीलात उन्होंने दी हैं जिस नोट पे फेडरल कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, और उस नोट के कंटेंट्स में ये जो है वो मौजूद है कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट है उस अकाउंट की तफसीलात जो है वो इसमें मौजूद है। और कॉन्फिडेंशियल डीड जो है वो शहजाद अकबर ने फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, रियासत पाकिस्तान के बिहाफ पे की थी। ये जो नैब का जो केस है, उसके बाद ये कहा गया, जो मैंने आपको बताया कि पहला नैब का जो ऑब्जेक्शन है वो ये कहते हैं कि जो रूल्स हैं ये 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस, उनकी वायलेशन की है इमरान खान ने। इसका जो इजलास बुलाते हुए फेडरल कैबिनेट का, जिसमें वो उन्होंने कहा था कि 7 रोज को पहले इतला देनी होती है, या अगर आपको इजाफी एजेंडा है तो उसका क्या तरीका कार है। फिर यह भी कहा गया था कि जो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन है उसको पहले एग्जामिन करने के लिए भेजा जाते हैं। इस किस्म की जो फॉरन आपकी कोई भी कोई मुआहदा है तो वो पहले एग्जामिन करता है, अपनी ओपिनियन देता है, उसके बाद फेडरल कैबिनेट उसको देखती है। तो इसको भी वायलेट इसमें जो है वो किया गया है, ये उन्होंने पहले कहा। इसके बाद ये कहते हैं कि जो नोट है, मतलब जो अप्रूवल हुई है फेडरल कैबिनेट से इसकी, और इससे कबल ही जो जमीन थी सुहावा की, वो जुल्फी बुखारी के नाम जो है वो ट्रांसफर हो गई थी। ये एक नैब ने जो इस पे ऑब्जेक्शन लिया है जो इमरान खान के खिलाफ, और ये कहा है कि ये उनके नाम हो गई थी। फिर उन्होंने तफसीलात दी हैं कि पहले ये ट्रस्ट बना, 4 ट्रस्टी थे शुरू में, फिर उसमें अमेंडमेंट हुई, फिर इमरान खान ऐड हुए, फिर बुशरा बीबी ऐड हुई, फिर 20 जुलाई 2020 को इसमें फरा गोगी जो है वो बताओ ट्रस्टी इसमें जो है वो ऐड हुई। उसके बाद ये कहते हैं कि जो गैर कानूनी जो रकम के हवाले से वो कहते हैं कि रिश्वत के तौर पर
तो वो कहते हैं कि ये ट्रस्ट या ट्रस्टी मालिक होते हुए कानून के मुताबिक आप जो है वो इसमें रद्दो बदल कर सकते हैं, कि ये जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कर सकते हैं, कानूनी तौर पर उसमें जो ओनरशिप है उसमें रद्दो बदल ये कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो जमीन थी सारी उसी तनाजुर में जो है वो ली गई, जो गैर कानूनी ने मंजूरी दी फंड्स ट्रांसफर के हवाले से। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हवाला भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रकम भेजने को भी जो है वो दुरुस्त करार नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें जो गैर जरूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये रकम जो है भेजी गई। इसके अलावा अदालत लिखती है कि इस केस में जो इमरान खान पर और बुशरा बीबी पर जो इसमें सेक्शंस लगी हुई हैं नैब ऑर्डिनेंस की, उसमें 14 साल सजा हो सकती है या जुर्माना जो है वो हो सकता है। उसके बाद अदालत जो है वो जो फरा शहजादी जो फरा गोगी है उसकी जमीन का भी हवाला देती है, लेकिन अदालत लिखती है कि नैब ये कहता है कि जो ये जो एक गवाह है नैब के पटवारी जो है, उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट के सामने बयान दिया है जरा के दौरान कि बनी गाला की जो जमीन थी 240 कनाल, इस जमीन के जो जमीन ली गई और पैसे जो है वो दिए गए 530 मिलियन रुपए जो है वो दिए गए, लेकिन नैब ये कहता है कि ये रकम पे नहीं हुई। तो लेकिन रिकॉर्ड पे पटवारी कहता है कि जमीन ली और पैसे दिए, इस तरह की जो है वो सिचुएशन है। नैब का बहरहाल ये मौकफ है। उसके बाद ये फिर उसी को लिंक कर रहे हैं इस सारे सिनेरियो को फरा गोगी को दिए जाने वाले। अच्छा, उसमें अदालत ने एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है जो यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है, वैसे तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं अदालत ने लिखा है कि ट्रायल कोर्ट इन ऑब्जर्वेशंस का कोई असर नहीं लेगी, लेकिन अदालत ने एक ऑब्जर्वेशन दे दिया। अल्टीमेटली जो ट्रायल जजेस होते हैं वो पढ़ते हैं, इन फैसलों को पढ़ते हैं और फिर माइंड बनाते हुए ऑब्जर्वेशन उनका असर ना भी लें तो असर ले ही लेते हैं। तो अदालत ये लिखती है कि जो क्योंकि जो एनसीए के साथ जितनी भी ये उनकी कम्युनिकेशन है, जितने भी जो साइन हुए हैं, जितनी भी चीजें हैं एनसीए के साथ, मलक रियाज की एनसीए और पाकिस्तान की कॉन्फिडेंशियल जो डीड है उसमें रिकॉर्ड में क्या चीजें हैं वो नहीं है, मतलब ऑन पेपर नैब के पास कुछ नहीं है। लेकिन अदालत ये कहती है कि जो फ्रीजिंग ऑर्डर है उसका भी रिकॉर्ड नहीं है, डी फ्रीजिंग ऑर्डर है उसका भी रिकॉर्ड नहीं है, 190 मिलियन पाउंड वहां पे यूके में। लेकिन अदालत कहती है कि ये जो फैक्ट्स जो नोट था जिसको फेडरल कैबिनेट ने जिस नोट को अप्रूव किया है उस नोट में जो फैक्ट्स लिखे गए हैं वो काफी चीजें क्लियर कर रहे हैं फ्रीजिंग और डी फ्रीजिंग ऑर्डर्स के हवाले से। तो इसलिए तकरीबन वो कहते हैं मोर और लेस जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है वो जो मामला है। इसके बाद अब बारी आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पेंडिंग था 460 अरब रुपए जो बहरिया टाउन ने कराची बहरिया के मामले में एडजस्टमेंट की थी, एक डील की थी, आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो 460 अरब रुपया जमा करवाएंगे। तो उसी मामले में एक जो एक सिविल रिव्यू जो था वो पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बहरिया टाउन की तरफ से था। तो पैराग्राफ 16 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन दी कि गैर जरूरी तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट दिया गया और उसमें ये सारी जो रकम ट्रांसफर की गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रकम थी ये स्टेट को भी जो है वो दे दी, और जो इस हवाले से ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। तो बज़ाहिर ये मामला अभी डिस्प्यूट था ट्रायल कोर्ट में, बेहतर होता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है खासतौर पर रिटन में ऑब्जर्वेशन जो आई है ये बाद में आती चल जाए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी, हाई कोर्ट ने उसको रिप्रोड्यूस कर दिया अपने ऑर्डर में, जिसका सहारा नैब ने भी लिया। अब यही सहारा नैब जो ट्रायल कोर्ट है वहां पे भी लेगी और वो भी रिप्रोड्यूस कर देंगे। और एक तरफ जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रहे थे कि आप कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन ना दीजिएगा बेल का ये मामला डिसाइड करते हुए कि जिससे जो नीचे ट्रायल कोर्ट में केस है किसी भी फ्री का केस जो है मुतासर ना हो। दूसरी तरफ वो जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट उसकी सहारा जो ले रहे हैं और हाई कोर्ट भी ये कह रही है और दूसरी तरफ उसका सहारा भी ले रही है। डायरेक्टली तो हम नहीं कहते कि उसका सहारा लिया, लेकिन उसका हवाला देना या उसको रिप्रोड्यूस करना भी बड़ा मैटर करता है। उसके बाद आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जो पूरा लीगल फ्रेम वर्क जो एग्रीमेंट था उसके हवाले से बता रही है। 6 नवंबर को
कॉन्फिडेंशियल डीड हुई थी, 3 दिसंबर को जो है वो इसकी मंजूरी हुई। और इसमें जो प्रोसिक्यूटर को अदालत ने इस हवाले से भी दुरुस्त करार दिया है और ये कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है जो करप्शन के खात्मे के हवाले से, उसमें भी क्राइम प्रोसीड जो रकम होती है वो स्टेट को जाती है। इसका जो लिया था, हवाला दिया था और अदालत ने इसको रिप्रोड्यूस भी किया है इस हवाले से। लेकिन अदालत साथ साथ ये कह रही है कि प्रोसिक्यूशन को ये कनेक्ट करना है कि इन्होंने ये रिश्वत ली है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो रिश्वत ली है। इसी के साथ अदालत कहती है कि जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि आधे गवाह हो चुके हैं, इसलिए इस स्टेज पर, जिस स्टेज पर ये पहुंच चुका है ये अभी ट्रायल, तो अदालत इस स्टेज पर ट्रायल में जो है वो जमानत ना दे और कोई जो डायरेक्शन दे दे इस केस में, ताकि इस केस को जल्दी ट्रायल कोर्ट निपटा दे। और इसमें लेकिन अदालत ने ये लिखा है कि ये जो प्रैक्टिस है कि जब ट्रायल शुरू हो जाए तो आप उसको मेरिट पर डिसाइड नहीं कर सकते। अदालत ने ये लिखा है कि ये कोई लीगल प्रिंसिपल नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिस जो है वो बन गई है। तो इसलिए अदालत ने इसको जो असेसमेंट थी, टेंटेटिव असेसमेंट के तहत अदालत ने इसको जो डिसाइड किया है। और अदालत ये कह रही है कि जो प्रोसिक्यूशन ने सोहावा की जमीन और फिर जो फरागोगी की जो जमीन लेना है, इन दोनों को एक तो कनेक्ट भी करना है। फिर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उनके बयान के मुताबिक अदालत ने लिखा है कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अलकादर ट्रस्ट के, उसमें अदालत ने लिखा है कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है। तो इसलिए अदालत ने फर्दर अब इस पे जमानत जो है वो इमरान खान की मंजूर की है। और फिर अदालत आगे लिख रही है कि अब ट्रायल कोर्ट ने देखना है कि इसमें जो रिश्वत ली गई या जो भी मामला हुआ इन डेप्थ देखना है। जो इसमें टेंटेटिव असेसमेंट जो लेने के बाद जो जमानत मंजूर हुई और 1 मिलियन रुपए जो है वो उनके बदले हुई। और अदालत ने आखिर में लिखा है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन इसमें दी गई हैं उनको उनका असर लिए बगैर जो ट्रायल कोर्ट है इस केस का जो है वो फैसला करेगी। तो अब इस केस में तो इमरान खान की जमानत हो गई, लेकिन साइफर और इद्दत के केस में अभी उनके वो कैद काट रहे हैं, वो सजा काट रहे हैं, जेल में ही रहेंगे जब तक कि उन दोनों केसेस के फैसले जो है वो नहीं आ जाते। या लाहौर के इक्का दुक्का को केसेस हैं 9 मई के, उनके फैसले नहीं आ जाते, तब तक जो है वो इमरान खान जो है वो जेल में रहेंगे। तो ये थी आज की नाज़रीन हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।